नमस्कार, आवाज अड्डा में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट और आज आवाज अड्डा में बात होगी कांग्रेस की, जहां हम कह रहे हैं कि कांग्रेस में अंदरूनी जो खिंचाई है, जो उठापटक है, वो लगातार जारी है। कांग्रेस के अंदर चल रही कलह खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। गुलाम नबी आजाद के बाद कांग्रेस के एक और वरिष्ठ नेता आनंद शर्मा की पार्टी आलाकमान से नाराजगी खुलकर अब सामने आ चुकी है। आनंद शर्मा ने हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की चुनाव संचालन समिति के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया है। आनंद शर्मा के मुताबिक हिमाचल के बारे में बड़े फैसलों में उन्हें शामिल नहीं किया जा रहा था, इसलिए उन्होंने चुनाव संचालन समिति के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया। आनंद शर्मा और गुलाम नबी आजाद दोनों ही G23 ग्रुप के नेताओं में शामिल हैं, जो कि पार्टी के अंदर बड़े बदलाव चाहते हैं। इनमें से एक कपिल सिब्बल पहले ही पार्टी छोड़ चुके हैं। सवाल यह है कि कांग्रेस की अंदरूनी कलह खत्म क्यों नहीं हो पा रही है? कांग्रेस में इतनी गुटबाजी आखिर क्यों हावी हो रही है, जिससे पार्टी को भी काफी नुकसान हो रहा है, और ऐसा कब तक चलेगा? आज आवाज अड्डा में इसी पर करेंगे बड़ी चर्चा, लेकिन पहले ये रिपोर्ट। ग्यारह राज्यों में विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस के अंदर की कलह एक बार फिर सामने आ रही है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता आनंद शर्मा ने पार्टी को झटका दे दिया है। आनंद शर्मा ने हिमाचल में कांग्रेस की चुनाव संचालन समिति के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया है। आनंद शर्मा का कहना है कि उन्होंने भारी मन से इस्तीफा दिया है। पार्टी के अंदर उनकी अनदेखी हो रही थी, इसलिए उनके पास कोई विकल्प नहीं बचा था। हिमाचल प्रदेश के बारे में लिए जाने वाले फैसलों में उन्हें शामिल नहीं किया जा रहा था। वो आत्मसम्मान से समझौता नहीं कर सकते। हालांकि उन्होंने साफ कर दिया कि वो हिमाचल प्रदेश में पार्टी उम्मीदवारों के लिए प्रचार जारी रखेंगे। कुछ दिन पहले कांग्रेस के वरिष्ठ नेता गुलाम नबी आजाद ने भी कश्मीर प्रचार समिति के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया था। कपिल सिब्बल तो मई में कांग्रेस का साथ छोड़ चुके हैं। पिछले कुछ सालों से कांग्रेस की अंदरूनी कलह बढ़ती जा रही है। पार्टी के अंदर सोनिया, राहुल और प्रियंका के अलग अलग गुट होने से कांग्रेस कार्यकर्ता भी कंफ्यूजन की स्थिति में रहते हैं। कांग्रेस आलाकमान से नाराज G23 ग्रुप के नेता लगातार पार्टी संगठन में बड़े बदलाव और जल्दी अध्यक्ष पद का चुनाव कराने की मांग कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस की अंदरूनी जंग इसे सिरे नहीं चढ़ने दे रही। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस में स्थायी अध्यक्ष की नियुक्ति के लिए नए फॉर्मूले पर विचार चल रहा है। अगले 5 सालों के लिए सोनिया गांधी अध्यक्ष बनी रह सकती हैं, जबकि उनके अंडर में 2 कार्यकारी अध्यक्ष या उपाध्यक्ष बनाए जा सकते हैं। इसमें से एक कार्यकारी अध्यक्ष उत्तर से तो दूसरा दक्षिण भारत से बनाया जा सकता है। राहुल गांधी ने साफ कर दिया है कि वो कांग्रेस अध्यक्ष नहीं बनना चाहते हैं, लेकिन पार्टी के कुछ नेता उन्हें ही अध्यक्ष के तौर पर देखना चाहते हैं। देखो, राहुल गांधी नहीं बनते अगर मान लीजिए, तो इसमें देश में कांग्रेस में निराशा आएगी, कई लोग घर बैठ जाएंगे और तकलीफ होगी हम लोगों को। उनको चाहिए कि वो आम कांग्रेस जन की भावनाओं को समझते हुए पूरे देश के अंदर उनको खुद को ये पद स्वीकार करना चाहिए। कुल मिलाकर कांग्रेस में एक्शन के बावजूद कंफ्यूजन की स्थिति ज्यादा बनी हुई है। जो फैसले लिए जा रहे हैं वो बेमन से उठाए जा रहे कदम ही ज्यादा लगते हैं। मोदी ने 5 प्रण से 2024 के साथ साथ 100 साल के लिए अपना विजन रख दिया है। दूसरी बड़ी पार्टियों के मुकाबले सबसे नई पार्टी आप ने भी एक प्लान का ऐलान कर दिया है। ऐसे में क्या 2024 के लिए कांग्रेस ने काफी देर कर दी है? तो चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं, और आज चर्चा में हमारे साथ शामिल हो रहे हैं वरिष्ठ पत्रकार NK सिंह, हिंदुस्तान टाइम्स के राजनीतिक संपादक विनोद शर्मा, अंबेडकर यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर अभय दुबे और वरिष्ठ पत्रकार हर्षवर्धन त्रिपाठी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत सिंह साहब मैं आपसे कर रहा हूं। पहला सवाल तो यही होगा कि आखिर ये कांग्रेस में क्या चल रहा है? अब आनंद शर्मा साहब का इस्तीफा ये क्या बताता है हमें? देखिए, एक हर्षमैन पॉलिटिकल साइंटिस्ट हुए हैं, उनकी एक थ्योरी है कि पॉलिटिकल प्रोसेस में किसी पॉलिटिकल एस्टेब्लिशमेंट का डीजनरेशन होता है, उसके 3 चरण होते हैं। पहला होता है कि लॉयल्टी लूज होती है। दूसरा होता है वॉइस, अपने कंसर्न्स को जब वर्कर वॉइस करना चाहता है तो उसको जगह नहीं मिलती अगर तो, या सुनी नहीं जाती है, तो वो फिर तीसरा स्टेप लेता है, वो होता है एग्जिट का। ये बहुत तीनों क्रम से चलते हैं। अनफॉर्चुनेटली राहुल गांधी एक रिलक्टेंट पॉलिटिशियन है, इसमें आप कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। हालांकि 7 सितंबर को जो यात्रा निकाली है, थोड़ी सी उम्मीद बनी है कि शायद वो
पूरी शिद्दत से इसको करेंगे और पार्टी में कैडर में एक को गैल्वेनाइज करेंगे, ऐसा लग रहा है। लेकिन आप देखें कि बहुत कम लोगों को मालूम है कि 7 तारीख को क्या होने जा रहा है। अगर बीजेपी यही कर रही होती तो आपको याद है कि किस तरह आडवाणी की रथ यात्रा निकली थी। एक फोकल थीम था, वो राम मंदिर था। आपने एक थीम लिया होता और उस थीम को मासेस में, अब राहुल गांधी की दिक्कत क्या है, बिल्कुल शिद्दत से वो करना चाहते हैं, 7 सितंबर को ये करेंगे। लेकिन मुश्किल ये है कि क्या कैडर उस तरह गैल्वेनाइज हो पाया है, कोई मैसेज गया है स्पेसिफिक कि हमें इन मुद्दों पे है, लिहाजा मासेस को भी बताओ। तो ये जो मासेस को बताना होता है, इसके लिए कैडर एक कंड्यूट के रूप में काम करता है, तो वो कैडर भी एब्सेंट है। लिहाजा मल्टी डायमेंशनल ये डिजेनरेशन है कांग्रेस पार्टी का। मुझे लगता है कि सिर्फ राहुल गांधी वहां अध्यक्ष बन जाए या ना बने, इससे इसकी वैतरणी पार हो जाएगी, ये मुझे लग नहीं रहा है। और दूसरा ये है कि काउंटर में उसके जो अपोजिशन पार्टी, जो विपक्ष में बीजेपी है, उसकी डिमेगोगरी का जो तरीका है वो वर्ल्ड में नायाब। लिहाजा उसने सारे वो चैनल, जो वो विंडोज जो होते हैं, जो कॉन्ट्रेरियन व्यूज को एक्सप्रेस करते हैं, वो ब्लॉक करता है। लिहाजा मुझे लगता है कि इस समय सिर्फ राहुल गांधी को क्रिटिसाइज करके, कांग्रेस को क्रिटिसाइज करके उससे होगा नहीं। वैसे भी कांग्रेस में इंटरनल डेमोक्रेसी कभी नहीं रही है। महात्मा गांधी का आपको याद होगा कि 24 अप्रैल को उन्होंने नेहरू के नाम का वो ठप्पा लगा दिया और 29 की मीटिंग में 15 राज्यों में से 12 ने नेहरू को सपोर्ट नहीं किया था। नेहरू के खिलाफ उन्होंने पटेल को अध्यक्ष बनाने की बात कही थी और 3 ने पट्टाभी सीतारमैया को और उनको कहा था, जेबी कृपलानी को। इसके बावजूद गांधी ने एक सेंटेंस में कहा और नेहरू अध्यक्ष बन गए। तो कांग्रेस में वैसे भी इंटरनल डेमोक्रेसी नहीं रही है। तो ये जो आप कह रहे हैं शीज, ये ऑब्वियस है। पार्टी नीचे से स्ट्रक्चर लेके आई ही नहीं है, ऊपर से टॉप डाउन है। तो मुझे लगता है कि कांग्रेस का जो एनालिसिस अगर आपको करना है, फिर भी हम ये मानते हैं कि 7 सितंबर को राहुल गांधी अगर ये कर रहे हैं, इससे कुछ अंतर पड़ेगा। जी चलिए, तो एक मोटी बिछात हो गई, अब एक एक तार को पकड़ते हैं। विनोद जी, अब शर्मा जी ने इस्तीफा दे दिया, आनंद शर्मा ने, और ये कहते हुए दिया कि मुझे ठीक से काम करने का मौका नहीं मिल रहा था, कोई मेरी बात नहीं सुन रहा था और मैं अपने आत्मसम्मान के साथ समझौता नहीं कर सकता हूं। अब हिमाचल की राजनीति में जो शर्मा जी का जो भी पैठ कहूं या कहूं, उस हिसाब से वो उतनी जमीन से जुड़ी हुई तो है नहीं। अब उन्हें कौन काम नहीं करने चाह रहा था, कौन उनके आत्मसम्मान को ठेस पहुंचा रहा था, और क्या उनके ये इस्तीफा देने से वहां कोई फर्क भी पड़ने वाला है, या ये उनके अपने किसी हित के लिए उनका इस्तीफा है? कैसे समझे इसे? देखिए, मैं आनंद शर्मा पे कोई व्यक्तिगत कमेंट नहीं करना चाहता और ना मैं आजाद साहब पे कोई व्यक्तिगत कमेंट करना चाहता हूं। मैं एक जॉनरिक आर्गुमेंट, बिल्कुल कांग्रेस के संदर्भ में, बिल्कुल जी। बात यह है कि मैं एक संस्था के साथ हूं पिछले 34 वर्ष से, और मेरा उस संस्था में एक टाइम पे एक जॉब प्रोफाइल था और वक्त के साथ साथ वो जॉब प्रोफाइल बदलता है। बाकी लोग जो यहां बैठे हैं, उन्होंने अगर लंबी इनिंग्स किसी संस्था में खेली हो तो इस बात को एक्सेप्ट करेंगे। प्रॉब्लम क्या है, ये जो वरिष्ठ नेता हैं कांग्रेस के, ये अपने बदले हुए जॉब प्रोफाइल से रिकंसाइल नहीं कर पा रहे हैं, जो इनको करना चाहिए। अगर सच में इनके मन में अपनी संस्था के साथ प्यार है, जैसा कि कल आनंद शर्मा ने कहा कि मैं 50 वर्ष से कांग्रेस के साथ हूं, और उन्होंने ज्यादातर ये बताया कि उन्होंने कांग्रेस को क्या दिया। उन्होंने पूरी कहानी नहीं सुनाई, आधी कहानी सुनाई, और उसके साथ साथ ये दावा किया कि जो जनरल हाउस है हिमाचल में कांग्रेस का, वो उनके साथ है पूरा का पूरा। देखिए, परिवार में बैठ के अगर अपने माता और पिता की विल पे डिस्कशन करोगे तो परिवार को तोड़ोगे। मुझे आज के दिन जॉन कैनेडी का एक
कोट याद आता है कि आस्क नॉट व्हाट यू हैव डन, व्हाट द कंट्री इज डन फॉर यू, आस्क व्हाट यू हैव डन फॉर द कंट्री। द सेम अप्लाइज टू एनी पॉलिटिकल पार्टी और लीडर। कांग्रेस के लिए एक बुरा वक्त है। कांग्रेस गलतियां कर रही है, मैं मानता हूं। मैं जो आनंद शर्मा का कल जो व्यथित थे, वो जो दुखी थे, उस दुख में मैं शामिल हूं जी। लेकिन उस दुख के रिस्पांस में जो वो कह रहे हैं या कर रहे हैं, उससे मैं मुतमईन नहीं हूं, उससे मैं एग्रीमेंट नहीं रखता। उनको अपनी पार्टी में अपनी बदली हुई प्रोफाइल को एक्सेप्ट करना चाहिए। ही 69 ईयर ओल्ड और आजाद साहब उनसे भी ज्यादा उम्र के हैं। और आज के दिन मुझे बहुत अच्छा लगता अगर ये नेता टेलीविजन चैनल्स पे आते और कहते कि हम चाहते हैं कि कांग्रेस एक ट्रेनिंग ग्रुप बनाए, एक नए वर्कर्स को ट्रेन करने के लिए आइडियोलॉजी में कैसे पार्टी के लिए काम करना है, उसके लिए कोई एक संस्था बनाए या एआईसीसी के भीतर ही कोई एक स्ट्रक्चर बनाए और हम उसमें अपना योगदान देना चाहेंगे। और ये बात मैं ये मानते हुए कह रहा हूं कि अगर आनंद शर्मा को स्टीयरिंग कमेटी का चेयरमैन बनाने के बाद उसके साथ बातचीत नहीं हुई, उनको मीटिंग में शामिल नहीं किया, तो गलत है। लेकिन मैं अगर उनकी जगह होता तो मैं इससे ज्यादा कुछ नहीं मांगता। मैं कहता कि जो नए लोग आ रहे हैं उनको रूबरू होने में मुझे कोई एक ऐसा प्लेटफॉर्म दीजिए ताकि उनको मैं बता सकूं कि इतने बरस मैं इस संस्था में काम किया हूं जी, और इस संस्था का मतलब क्या है, इसका विचार क्या है। अगर वो कांग्रेस से उतनी ही मोहब्बत करते हैं तो ठीक है सर। तो अब क्या है ये आनंद शर्मा की दिक्कत थी या पूरे पार्टी के साथ इशू है? अबेद साहब, क्या इस समय कांग्रेस एक लूज स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो गई है जहां पर एक हिरार्की कह लीजिए या एक सिस्टम दिखाई तो देता है, मसलन यही कि चुनाव समिति के अध्यक्ष बना दिए गए शर्मा जी, लेकिन अब उनको काम करने का मौका नहीं मिला, जो भी उनकी शिकायत थी, या गुलाम नबी आजाद साहब को भी यही लगा और उन्होंने पस्ते। तो एक स्ट्रक्चर तो दिख रहा है, लेकिन ये लूज स्ट्रक्चर है, लोग बैठे हैं, सब कुछ है, लेकिन जिस तरीके से धागे कसे होने चाहिए ना कोई कसने वाला है और यहां सब अपनी मनमानी कर रहे हैं। विपिन भाई, एक पत्रकार और एक राजनीतिक समीक्षक के तौर पर मैं राजनीतिक दलों को देखता रहा हूं और उनकी गतिविधियों को समझने की कोशिश करता रहा हूं। उससे पहले खुद भी अपनी बिल्कुल युवा अवस्था में जब मैंने पत्रकारिता नहीं शुरू की थी, तब मैं एक राजनीतिक दल में एक कार्यकर्ता के तौर पर भी लंबे अरसे तक मैंने काम किया। तो पार्टी के अंदर क्या ढांचा होता है, हर पार्टी के अंदर एक बहुत ही सुपरिभाषित चेन ऑफ कमांड होना चाहिए और इस बात को कांग्रेस से ज्यादा तो कोई नहीं जानता है। कांग्रेस इस देश की सबसे पुरानी पार्टी है, वो संगठन का भी महत्व समझती है, सत्ता का भी महत्व समझती है, संगठन और सत्ता के बीच में किस तरह संबंध होना चाहिए वो इस बात को भी समझती है, जन गोलबंदी कैसे होती है इस बात को भी समझती है। कांग्रेस सबको समझती है। मैं ये मानने को तैयार नहीं हूं कि कांग्रेस के अंदर समझदार लोग नहीं है या उनका नेतृत्व समझदार नहीं है, लेकिन फिर भी ये सवाल बहुत ही प्रमुख सवाल है और जिसका उत्तर मेरे ख्याल से इधर उधर की बातें करने की बजाय जो कांग्रेस के ऑब्जर्वर्स हैं पुराने, उनको देने की कोशिश करनी चाहिए, समझने की कोशिश करनी चाहिए कि भाई कांग्रेस के अंदर वो चेन ऑफ कमांड 2019 के चुनाव में पराजय के बाद से गैरहाजिर क्यों है। एक बहुत ही ढीला ढाला किस्म का आला कमान है जो जिसमें एक माँ है और एक बेटा है और एक बेटी है। कभी कभी लगता है इन तीनों के बीच में एकता है, लेकिन ज्यादातर समय ऐसा लगता है कि इन तीनों के बीच में एकता नहीं है। ये तीनों एक ही मुकाम पर खड़े होकर पूरे संगठन को दुरुस्त करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। राहुल गांधी लगातार अध्यक्ष पद की जो सारे अधिकार होते हैं उनका इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन चूंकि वो बाकायदा घोषित रूप से अध्यक्ष नहीं है, इसलिए उससे कोई अध्यक्ष के तौर पर जवाब तलबी नहीं है। मेरी ये समझ में नहीं आता कि राहुल गांधी अध्यक्ष क्यों नहीं बनना चाहते। वो बहुत शुरू से कोशिश कर रहे हैं नई कांग्रेस बनानी है, नई कांग्रेस बन जाएगी तब वो उसके अध्यक्ष बनेंगे। अरे भाई, अब अध्यक्ष बन जाइए पर अपने नेतृत्व में नई कांग्रेस बनाइए। इस तरह नरेंद्र मोदी ने पूरी भाजपा के ऊपर कब्जा कर लिया, अपने व्यक्ति को अध्यक्ष के रूप में बैठा दिया और पूरी भाजपा को नीचे से ऊपर तक बदल डाला। भाजपा एक दूसरी तरह की पार्टी है,
वो एक दूसरी तरह की परिस्थिति है। लेकिन फिर भी मैं उदाहरण के तौर पर कह रहा हूं कि अभी अभी देश में एक बड़ी राष्ट्रीय पार्टी के साथ ऐसा परिवर्तन हो चुका है, लेकिन कांग्रेस ऐसा परिवर्तन क्यों नहीं करना चाहती? मान लीजिए राहुल गांधी इंतजार करेंगे उस क्षण का जब एक नई कांग्रेस बन जाएगी, उनकी अपनी मर्जी के माफिक होगी, तो वो एक किसी दूसरे कार्यकारी व्यक्ति को अध्यक्ष बनाए और उसकी पीठ पे ये तीनों जो आला कमान है, आला कमान के बंदे हैं, तीनों उसकी पीठ पे हाथ रखें, उसकी मदद करें, वो पार्टी को चलाए, तीनों घूम घूम के सारे देश में प्रचार करें। जब तक वो ऐसा नहीं करेंगे तब तक कांग्रेस में इस तरह की बहुत घटनाएं होती रहेंगी। कोई नाराज होगा, कोई गुट बन जाएगा, कोई खत लिखेगा, कोई इस्तीफा दे देगा, तो कोई भी खुश नहीं होगा। सब लोगों को खुश करने की कोशिश की जाएगी, लेकिन कोई भी खुश नहीं होगा। पंजाब जैसे फियास्को होंगे जहां पर चुनाव कांग्रेस में अच्छा प्रदर्शन कर सकती थी, लेकिन उसने अपनी दुर्गति करवा ली। तो ये सारा का सारा इसी तरीके से होता रहेगा। लोकसभा चुनाव प्रतिदिन नजदीक आ रहा है, इसके बीच में 11 राज्यों के चुनाव भी हैं। मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस का आला कमान, कांग्रेस का केंद्रीय संगठन इतनी बड़ी बड़ी जो राजनीतिक घटनाएं होने वाली हैं उनसे निपटने की स्थिति में है। उसे बहुत जल्दी ही बिना समय बर्बाद किए हुए अपना कील कांटा दुरुस्त करना चाहिए, अपना हुलिया दुरुस्त करना चाहिए। कांग्रेस देश की एक बहुत बड़ी राजनीतिक पार्टी है, आज भाजपा उससे बड़ी हो गई है, लेकिन उसके बाद अगर किसी का नंबर है तो कांग्रेस का है। यही कारण है, क्योंकि कांग्रेस तैयार नहीं है, इसीलिए विपक्ष में सब लोग अपना अपना प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित कर रहे हैं। तो ऐसी स्थिति है, ये सारी समस्या कांग्रेस के आला कमान के साथ है। ठीक है, तो कांग्रेस के आला कमान के साथ ये समस्या है। हर्षवर्धन त्रिपाठी कैसे समझे इस समस्या को? राहुल गांधी हैं जो खुद अध्यक्ष बनना नहीं चाहते, ठीक है, और बाकी के उनके पार्टी के लोग, जैसे अभी हम गोयल साहब को सुन रहे थे, वो कह रहे हैं कि पार्टी के हित में उनको अध्यक्ष बन जाना चाहिए, अगर वो अध्यक्ष नहीं बने तो फिर सब लोग निराश होकर, हताश होकर बैठ जाएंगे। तो क्या खुद राहुल गांधी ही वो कमजोर कड़ी है जिसकी वजह से ना कांग्रेस आगे जा पा रही है ना पीछे जा पा रही है? देखिए विपिन जी, मुझे लगता है कि अब सिर्फ राहुल गांधी कमजोर कड़ी हैं ये कह के हम लोग शायद मूल विषय को थोड़ा सा ढकने मूलने की कोशिश करेंगे। लंबे समय तक हम लोगों ने कहा, और मैं भी इस मत का हूं, मैं कहता रहा हूं कि राहुल गांधी ही इसकी कमजोरी, इसके लगातार खत्म होने की मूल वजह है। लेकिन आप जरा पूरा समग्रता में देखिए, अब कांग्रेस पार्टी कैडर के तौर पर, आइडियोलॉजी यानी विचार के तौर पर और नेता के तौर पर, इन तीनों में कहां खड़ी दिखती है? कार्यकर्ता, नेता और विचार, इन तीनों में जब कमजोरी आती है, इन तीनों में जब कोई साफ साफ दृष्टि देने वाला नहीं होता है, तो जो दुर्दशा किसी भी संगठन की होती है, वो राजनीतिक संगठन हो, दूसरे तरह का संगठन हो या किसी भी समाज के संगठन की हो, वो दुर्गति कांग्रेस की हो रही। और मुझे लगता है कि भारत के लोकतंत्र में जितनी तेजी से परिवर्तन होते हैं वो भले ही दिखता नहीं है, लगता है कि अरे सारी पार्टियां तो 70-75 सालों से बनी हुई हैं, लेकिन दरअसल आप देखिए तो यहां लगातार परिवर्तन होता रहता है। और उस परिवर्तन के साथ जो पार्टी चलती है, उसके नेता चलते हैं, वो अपने विचारों को उस परिवर्तन के साथ दिखाते हैं लोगों को, तो वो लोगों को ग्राह्य होने लगते हैं, उनको पकड़ में आने लगते हैं। अब कांग्रेस पार्टी के बारे में सोचिए कि भारत में जो हिंदू बहुमत का देश है, उसमें किसी पार्टी पर अगर ये ठप्पा लग जाए, अब आप कहेंगे कि वो भारतीय जनता पार्टी ने लगा दिया, ये बहस होगी कि अरे बहुत जबरदस्त मशीनरी है मोदी की और भारतीय जनता पार्टी की, उन्होंने ऐसे चित्रित कर दिया। तो ये सब काम कोई भी जो यहाँ जितने लोग मेरे अलावा हैं, सब मुझसे बहुत वरिष्ठ हैं, तो वो सब जानते हैं कि ये सारी पार्टियां करती हैं, कांग्रेस भी कोई कमी थोड़ी ना करती थी। लेकिन जब आपकी नीति, नेता और विचार ये ठीक रहता है तो आपका कार्यकर्ता उसी के पीछे खड़ा हो जाता है मजबूती से। अब चूंकि यहां पूरी तरह से उसका अभाव है, न तो इनके पास यही पता है कि किस धरातल पर काम करना है, किन लोगों के लिए काम करना है, और सबसे बड़ी बात कि मान लीजिए हम कर ही ले काम तो जाएंगे कहां? यानी कांग्रेस पार्टी के तौर पर क्या करेगी, देश को कौन सा मॉडल देगी? मुझे लगता है कि इस जगह पर खड़े हैं जहां से कोई बहुत बड़ा चमत्कारिक परिवर्तन हो, तब तो कांग्रेस की दशा सुधरती दिख रही है। अब राहुल गांधी पर आरोप मढ़ने, उनको सिर्फ दोष देने से बात नहीं बनने वाली है। और मैं लंबे समय से कई बार मैंने बहुत तीखी टिप्पणी की है कि राहुल गांधी नहीं बनना चाहते हैं अध्यक्ष, तो सोनिया जी जानती है ना। पता नहीं वो लोग जो राहुल गांधी को सारा दोष दे देंगे तो सोनिया गांधी पर बोलते जुबान खिया जाती है, बोलते डरने लगते हैं। क्योंकि यहां असली दिक्कत कांग्रेस की यह है
कि उसके पास इस सब के बाद जो एक चीज होती है कि कुछ सलाहकार अच्छे मिल जाएं, जिनसे उनको लगे कि आपकी आलोचना इतनी तीखी करें कि उनको लगे कि हाँ ये चीजें साफ साफ दिखने लगे। अब आप आलोचना भी अगर चाशनी में लपेट के किसी की करेंगे तो कांग्रेस के जो सलाहकार है ना, वो आलोचना भी चाशनी में लपेट कर रहे हैं। तो इतनी सारी संकट हैं, इतने संकटों से घिरी हुई कांग्रेस, और इसीलिए मुझे तो नहीं लगता कि अभी कुछ होने वाला है 2024 के चुनाव के लिए। तो लगभग वो जिसको हम कहें कि शून्य में ताक रहे हैं, शून्य में विचर रहे हैं और शून्य में उनका जाना तय। अभी तो अस्तित्व का ही सवाल है, चुनाव तो छोड़ दीजिए। एनके सिंह साहब, तो और थोड़ा अंदर चलते हैं इसमें कि एक समय हमने वो भी देखा 1992 आई थिंक, जब नरसिम्हा राव साहब प्रधानमंत्री बने और अध्यक्ष भी जो है वो गांधी परिवार से नहीं था। तो यानी ना तो संगठन में और ना ही सरकार में गांधी परिवार से कोई नहीं था, और राजीव गांधी जा चुके थे। ऐसे में भी पार्टी चली और ऐतिहासिक तौर पे चली। उसी समय लिबरलाइजेशन हुआ, बहुत कुछ हुआ, तब परिवार उसमें नहीं था, लेकिन पार्टी सक्सेसफुली चल गई। फिर ऐसा क्या हुआ कि आज की तारीख में अगर वही स्थिति बनती है तो सब वही परिवार की तरफ देख रहे हैं? क्या उसके अंदर के जो नेता हैं उनके कॉन्फिडेंस चुक चुके हैं, या कांग्रेस के जो नेता जिन्हें हम मान रहे हैं, जो बड़े बड़े नाम है, अब उनका वक्त निकल चुका है? और जो अभी हर्षवर्धन त्रिपाठी कह रहे थे कि हर किसी को वक्त के साथ बदलना पड़ता है, वो बदलाव इस पार्टी में नहीं आया है, ठहरा हुआ पानी बन गई है। देखिए, भारत में पॉलिटिकल पार्टी लीडर सेंट्रिक होती है, क्योंकि जो समाज होता है ना, वो एक लीडर देखता है। नेहरू डार्लिंग ऑफ मासेस थे और एक जमाने भर रहे, गांधी, नेहरू। तो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी को छोड़, कम्युनिस्ट पार्टी का स्ट्रक्चर ही अलग है, उसका रीजन देता भी बिल्कुल अलग है, वो दूसरी तरह से वर्क करती है। लेकिन उसके अलावा जितनी भी पार्टियां हैं नॉन कम्युनिस्ट, आप उनको देखेंगे, उनका वो बेसिकली लीडर सेंट्रिक होती है। हमने सोनिया गांधी को 2004 में जो वोट मिले थे, वो सोनिया गांधी को मिले थे। अब आप गौर करें तो कि 2000 सिंह साहब, एक मिनट में बीच में रोक रहा हूं आपको, आप ही कंटिन्यू करेंगे। मैं आपकी बात को थोड़ा और समझना चाहूंगा। आपने कहा लीडर सेंट्रिक होती है। एक वक्त था कि सोनिया जी आई और उनका कोई पुराना अनुभव नहीं है राजनीति में, लेकिन बस उनके पास जो नाम था और जो सोनिया गांधी का नाम था, उससे वो लीडर बनी और लोगों ने उसको स्वीकार किया। लेकिन आज के वक्त में, चाहे नरेंद्र मोदी हो, चाहे आप आम आदमी पार्टी को ले लें, अरविंद केजरीवाल को, ममता बनर्जी को ले लें, ये वो लीडर्स हैं जो कनेक्ट लेके आते हैं, जो सीधा अपने वोटर से, अपने देश के लोगों से जुड़ाव करते हैं। उनके साथ कोई नाम नहीं जुड़ा हुआ है, उनका एक संवाद है, वो संवाद मिसिंग है कांग्रेस में। नहीं, तब हमें थोड़ा गहराई में जाना पड़ेगा कि कुछ पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं, मूवमेंट से पैदा होती हैं, कुछ पार्टीज होती हैं जिनका जो आइडियोलॉजी बेस्ड होती हैं। कांग्रेस इनमें से पता नहीं एमलगमेशन है, पता नहीं क्या है। लेकिन हम जो बात कह रहे थे 2013 में, आपको याद होगा कि मोदी इमर्ज कर रहे थे और एक बड़ा चैलेंज था। राहुल गांधी का एक सेंटेंस है, उन्होंने कहा था एक स्टेटमेंट में कि अगर देश कंप्यूटर है तो कांग्रेस उसकी डिफॉल्ट प्रोग्रामिंग है। एक उनको एहसास नहीं हो पाया था कि अगर देश कंप्यूटर है तो डिफॉल्ट प्रोग्राम नहीं है। कांग्रेस वो सीज कर चुकी है कि सोशल कॉन्टूर्स चेंज हो गए हैं। आप जानते हैं कि मंडल कमीशन के बाद से किस तरह रीजनल फोर्सेज इमर्ज की। उसके बाद राम मंदिर आंदोलन 1984 में शुरू होता है, विश्व हिंदू परिषद शुरू करता है, और किस तरह से पालनपुर में बीजेपी इसको एडॉप्ट कर लेता है राम मंदिर इशू को। और आप जानते हैं कि किस तरह से रिलीजन और कास्ट ने ये चीजें बदल दी। इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन हुआ, जिसकी वजह से नए नए सोशल ग्रुप्स आ गए जो एलिट होने लगे, उनके एस्पिरेशंस अलग थे। कांग्रेस इन सब से बिल्कुल वाबस्ता नहीं थी, इनसे बिल्कुल वक्फियत नहीं रख रही थी। नतीजा ये हुआ कि जो सोसाइटी में चेंजेस लाने थे, हम सिर्फ राहुल गांधी को, सही कह रहे हैं हर्षवर्धन, कि सिर्फ राहुल गांधी को क्रिटिसाइज करके नहीं करेंगे। लेकिन मुश्किल यह है कि चूंकि इंडिविजुअल सेंट्रिक होता है भारत में पॉलिटिकल सपोर्ट, तो इसलिए हम राहुल को ना करें तो किसको करें? राहुल या सोनिया गांधी को, इन्हीं में से तो करना पड़ेगा ना। इसलिए गलती उनकी है कि उन्होंने जो चेंज हो रहा था उसको समझा नहीं, मोदी के इमरजेंस को नहीं समझा, मोदी के पॉलिटिक्स को नहीं समझा, मोदी के जो ये पूरा है कैडर बेस आइडियोलॉजी, उसमें भी रिलीजन, इस सब से वो मुतमईन रहे, मतलब कि उसे वो नहीं रहे, वाबस्ता नहीं रहे। नतीजा ये हुआ कि राहुल, कांग्रेस इमेशिएट होती गई, कमजोर होती गई। इन सब के बावजूद आप गौर करें, आज आप जो प्रोग्राम कर रहे हैं, ये क्यों कर रहे हैं?
कांग्रेस को गिरी हालत में भी 12 करोड़ वोट मिलते हैं। अगर बीजेपी को 23 करोड़ मिले हैं तो, और ये याद रखिएगा कि जब राम मंदिर, जब बाबरी डिमोलिशन हुआ था, उसके बाद के कई इलेक्शन तक 1998 तक कांग्रेस बीजेपी से हमेशा ज्यादा रही। पीक था जो बीजेपी का वो था 1998 में, वो 25%। ये तो कहिए कि 2014 में मोदी आते हैं और अचानक इसको खींच के ले जाते हैं, जबकि उसके पहले बीजेपी का सपोर्ट बस लगातार गिरता रहा, लगातार कॉन्टिन्यूअसली। 99 में गिरा, 2004 में गिरा, मतलब आप समझ सकते हैं कि लगातार, सॉरी 2004 में गिरा, 2009 में गिरा। तो आप, ऐसा नहीं है कि बीजेपी का ये शाश्वत सपोर्ट बेस है, लेकिन क्या पॉलिटिकल पार्टीज ये रियलाइज कर पाई हैं कि सोशल कॉन्टूर्स चेंज हो रहे हैं, इकोनॉमिक डेप्रिवेशन एक बड़ा मुद्दा है। आज जब राहुल गांधी 7 सितंबर को जा रहे हैं, क्या मासेस में कोई मैसेज है कि कांग्रेस किस मैसेज को लेकर, भारत जोड़ो, ये वेग जनरलाइजेशन है। मुझे नहीं लगता कि जनता इससे बहुत मुतासिर होगी। तो जो कांग्रेस की गलती है वो ये है कि एक पॉलिटिकल पार्टी जो नए चैलेंजेस को, जो नरेंद्र मोदी के आने के बाद आया, जो सोशियो इकोनॉमिक सिचुएशन चेंज होने की वजह से आया, जो नए सोशल ग्रुप्स बने, जो पावर में शेयर लेना चाहते थे उसकी वजह से बना, ये सब अगर वो समझे तो फिर से, हाँ ये बात जरूर है कि आपके जो सेकंड रंग के लीडर हैं उनकी शिकायत, जैसे अभी कहा गया कि साहब वो उनसे कहें राहुल गांधी से कि भाई ये चाहता हूं। मुश्किल यह है कि राहुल गांधी उसको सुन कहां रहे हैं। राहुल गांधी ने स्टोन वॉल कर दिया है किसी तरह का सजेशन या क्रिटिसिज्म। नतीजा ये हो रहा है कि हेमंत बिस्व शर्मा से लेके आप सबको देखिए, जो लोग पार्टी छोड़ रहे हैं उनका एक ही कहना है कि भाई ये आदमी सुन ही नहीं रहा है। हम चीख के कह रहे हैं कि यहाँ पे दिक्कत है, यहाँ पे जी वही था मेरा कि क्या राहुल गांधी वो बड़ी अड़चन बन रहे हैं। लेकिन अब इसको एक दूसरे पर्सपेक्टिव में देखते हैं। विनोद जी मैं आपके पास आता हूं कि एक तो ये हो गया कि ये टीम ही कमजोर है, ठीक है। अब ये टीम कमजोर है तो उसके सामने जब तक ढुलमुल टीमें आ रही थी तब तक चल रहा था काम। लेकिन अब नरेंद्र मोदी और उनकी पॉलिटिक्स और उनकी पार्टी इस प्रचंड तरीके से इस देश पर और उसकी जनमानस पर, उसकी विचारधारा पर हावी है कि कांग्रेस वैसी की वैसी होते हुए भी, शायद हम अज्यूम कर ले, इतनी कमजोर नजर आती है उसके सामने। अगर आप माइनस कर दीजिए इस समय सामने से बीजेपी और मोदी को, तो शायद फिर भी ये पार्टी कहीं चुनाव जीत लेती। लेकिन अब इतना बड़ा चैलेंज है सामने, इतना बड़ा नेता है, उसकी ऐसी विचारधारा है और उसका ऐसा संवाद है कि उसके सामने ये जो पुरातन या एक टिपिकल एक पार्टी खड़ी है, ये कहीं टिकती ही नहीं और दिखती ही नहीं। क्या ये हो रहा है अगर दूसरे एंगल से देखें? देखो ऐसा है कि भारत में अगर ये क्रिकेट का खेल हो रहा है तो जो पिच है ना वो बीजेपी की बॉलिंग अटैक के हिसाब से बनी हुई है, और ये कोई अच्छी बात नहीं है, ये बराबर का कॉन्टेस्ट नहीं है। मुझे लगा था कि आप चर्चा करना चाहते हैं 35 mm स्क्रीन पे कि ये दो नेता क्यों विचलित हैं, लेकिन मुझे नहीं पता था कि आपका तो 70 mm का स्क्रीन है और आप तो बड़े कैनवस पे कांग्रेस को डिस्कस करना चाहते हैं। और मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि इस देश में जो टेरेन बदला है वो इसलिए बदला है कि इस देश में नैरेटिव पिछले 2014 से एक ही चल रहा है, उसके चलते टेरेन बदला है। ये जो पिच वेंडलाइज हुई है, जो वेंडल्स हैं उनके खिलाफ पर्याप्त कार्रवाई नहीं हुई विचारों के तौर पे, हाँ, लीगली। तो इसमें विनोद जी मैं माफी चाहूंगा, बीच में आपको रोक रहा हूं कि इसमें उस विचार को वापस से अगर हम यही माने कि वो विचार एक तरफ चले गए या पिच वेंडलाइज हो गई, लेकिन उस पिच को आके भी तो कोई कांग्रेस जैसी ही पार्टी ठीक करने का काम करेगी ना, वो काम करती हुई दिखती ही नहीं है, वो गायब रहती है। अगर वो नहीं, उसमें आपका भी योगदान होना पड़ेगा, एनके का भी होना पड़ेगा, दुबे साहब का भी होना पड़ेगा, और जो वरिष्ठ पत्रकार हैं जो हमसे ज्यादा जानते हैं कांग्रेस के बारे में, मैं मानता हूं सर, लेकिन उनका भी होना पड़ेगा। तो वहां कोई एक दिखाएगा ना। आप अगर पत्रकारिता की बात करें तो शायद पत्रकार भी चल दे पीछे, वो भी बात करें, लेकिन वो काम तो करें पहले वैसा। अरे यार मुझे बार बार विपिन जी आप क्यों इतना इंटरप्ट कर रहे हैं? आप बोले। देखिए ऐसा है कि मैं धारा प्रवाह बोलता हूं जी, और मैं यहां पर 1 घंटा बोल सकता हूं। क्षमा चाहूंगा सर, आप बोलिए प्लीज। हाँ देखिए, प्लीज डोंट डू दैट,
क्योंकि आप उत्तेजित हो जाते हैं। मैं आपकी स्क्रिप्ट को क्या डिस्टर्ब कर रहा हूं अपनी बातों से? नहीं, अगर आपको ऐसा लग रहा है तो आप बुरा मत मानिए, मेरी बात सुन लीजिए। लोकतंत्र उसी को कहते हैं। नहीं, मैं लोकतंत्र उसी का नाम है। जी जी, देखिए मेरी बात सुनिए आप। कांग्रेस पार्टी आज के दिन बहुत ही संगीन लड़ाई लड़ रही है, और यह बात सच है कि इट इज नॉट अप टू दैट बैटल। और जो लोग लोकतंत्र में विश्वास रखते हैं, और लोकतंत्र का व्हाट इज द एसेंस ऑफ लोकतंत्र? चॉइस। लोगों के पास चॉइस होनी चाहिए। देखिए मैं कभी कभी जब सोचता हूं, अभी हाल के दिनों में जो बहुत सी चीजें होती हैं, तो बीजेपी के बहुत से वरिष्ठ नेता ने यह बोला था कि हम अपनी पार्टी को कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना से बड़ी पार्टी बनाएंगे। कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन लगता है कि वो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना की तरह अपनी पार्टी को बना रहे हैं। क्यों? ये कोई सवाल पूछ रहा है? आपने कभी आज तक पूछा है सवाल? मैं पूछ रहा हूं आपके चैनल पे ईमानदारी से, एंड विदाउट एनी इल विल टुवर्ड्स द बीजेपी। अगर कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना की तरह बीजेपी होगी तो क्या हमारा लोकतंत्र सही में, जिसे कहते हैं कि प्योर लोकतंत्र होगा? नहीं होगा ना। ये जो पिच वेंडलाइज हो रही है, इसमें बहुत और तंजीमों का भी योगदान है, और मैं समझता हूं कि ये एक बड़ी विवेचना का इशू है। ये सिर्फ राहुल गांधी हैज ऑल शॉर्ट कमिंग्स, उसमें कोई दो राय नहीं है। कांग्रेस की शॉर्ट कमिंग्स हैं, दो राय नहीं है। कांग्रेस जो है वो आज के दिन अपने आप को आश्वासित नहीं पाती कि वो गांधी नाम के बिना अपनी राजनीति कर सकती है। उस पर बड़ी बहस हो सकती है, लेकिन उससे भी बड़ी बहस जो है कि आज के दिन जो हम लगातार अपना फ्रीडम ऑफ द प्रेस जताते हैं और दिखाते हैं, कांग्रेस को पशेमान कर कर, क्या हम उसी तरह से जताते हैं और दिखाते हैं और लोकतांत्रिक पॉलिटिकल पार्टीज के प्रति? मैं आपसे यह पूछना चाहता हूं, और आज के दिन मैं आपसे वादा करता हूं कि अगर वो नया रास्ता आप चुनेंगे तो मैं रोज आपके चैनल पे आऊंगा और रोज मैं बातचीत करूंगा, और यही वादा मैं अपेक्षा करता हूं कि एनके भी करेंगे और मेरे दोस्त प्रोफेसर भी करेंगे और वरिष्ठ पत्रकार। ये वरिष्ठ पत्रकार बहुत जानते हैं कांग्रेस के बारे में। मैं इनसे इतना सीखता हूं कांग्रेस के बारे में कि मैं गदगद हो जाता हूं कि ये हो गया और वो हो गया। सर अच्छा ये लग रहा है भाजपा के बारे में हम सारे लोग हंसते मुस्कुराते ये सारी भारत के बारे में कुछ नहीं बताते, ये भाजपा के बारे में कुछ नहीं बताते, कट के निकल लेते हैं वहां से। अरे भाई थोड़ी हम पे दया करो, लोकतंत्र का समावेश करो। देखिए हर कहानी का, हर्षवर्धन जी, हर कहानी का एक दूसरा पहलू होता है, और आप जो है वो दूसरा पहलू हमें बताते नहीं। विपिन जी आज आपकी बहस, मैं नहीं कहना कि जो भी हो, ये तो चर्चाएं चलती रहती, लेकिन आज स्क्रीन पे चारों पांचों लोग हंस रहे हैं एक साथ, ये बहुत अच्छी बात है। 30 सेकंड दीजिएगा। हम लोग अब क्या करें यार, हम तो गरीब लोग हैं, खत्म हो जाए तब देश की राजनीति नहीं बन सकते। ठीक है, बिल्कुल सबकी राय लेते हैं। काफी समय अभी हमारे पास। एक छोटा सा, क्योंकि विनोद जी ने पिच की बात की, क्रिकेट पे लेकर आए, तो मैं थोड़ा क्रिकेट में भी इंटरेस्ट रहता है, तो क्रिकेट की लैंग्वेज में थोड़ी बात आगे कर लेता हूं, और मैं अभय जी के पास आता हूं, फिर हर्षवर्धन जी आपके पास। ये पिच उठा के हम रख देते हैं पंजाब के अंदर, ठीक है? पंजाब में हमें लगता है अलग तरीके की पिच बनी, जहां बीजेपी ने भी खेला, कांग्रेस ने भी खेला और आम आदमी पार्टी ने भी खेला, और बहुत शानदार तरीके से खेल दिखाते हुए मैच जीत लिया। तो हम ये तो माने कि नहीं, वो पिच पॉसिबल है, लेकिन उस पिच को संभालने वाले, खेलने वाले उस लेवल पे चाहिए ना, थोड़ी प्रैक्टिस करके आए, थोड़ा एक बात कह दूं बिफोर माय फ्रेंड स्पीक्स। जी आम आदमी पार्टी को पिछला इलेक्शन जीतना चाहिए था, उसने गलतियां की इसलिए नहीं जीती, और कांग्रेस ये इलेक्शन हारी क्योंकि जो कि उसको जीतना चाहिए था, उसने गलतियां की इसलिए नहीं जीती। ठीक सर, ठीक है, ये सच्चाई है। जी बिल्कुल। अभय जी। जी विपिन भाई, चूंकि विनोद जी ने क्रिकेट के मेटाफर का इस्तेमाल किया है, तो अगर उसी रूपक को आगे बढ़ाया जाए तो मैं ये कहूंगा कि जब कोई बल्लेबाज ऑफ फॉर्म हो जाता है, जब उससे पिच के ऊपर गेंद नहीं समझ में आ रही है उसको,
वो ऑफ स्टंप से बाहर जाती हुई गेंद को भी नहीं समझ पा रहा है, वो स्पिन होती हुई गेंद को भी नहीं समझ पा रहा है। तो एक अच्छा कोच उसके क्या सुझाव दे, क्या सलाह देता है? वो एक अच्छे कोच से मिलता है, अपनी समस्याएं बताता है, तो अच्छा कोच आमतौर पर उससे कहता है यू शुड गो बैक टू द बेसिक्स। तो जो पार्टी चलाने के कुछ जो बुनियादी सिक्काबंद नियम हैं, अगर आप उनका भी पालन नहीं करेंगे, जो बेसिक बुनियादी नियम है किसी भी राजनीतिक संगठन के, खासतौर से चुनावी लोकतंत्र के तहत जो राजनीतिक संगठन होता है, मैं कम्युनिस्ट देशों की बात नहीं कर रहा हूं, उन देशों की बात नहीं कर रहा हूं जहां पे एक पार्टी का ही शासन होता है। मल्टी पार्टी, बहुपार्टी प्रणाली के अंदर जब कोई पार्टी संगठन चलाने के बुनियादी नियमों का ही पालन नहीं करती है, तो वो कब तक टिकी रहेगी मैदान में? उसकी दुर्गत वही होगी जो कांग्रेस की होगी। मैं तो ये कहता हूं कि कांग्रेस की जो लोग आलोचना कर रहे हैं या उसको जो शर्मसार करने की कोशिश करते हैं, उसके ऊपर छींटाकशी करने की कोशिश करते हैं, या जो केवल भाजपा का एजेंडा ही सामने रखकर कांग्रेस को देखते हैं, इन सबको बगल में पार्क कर दीजिए। राजनीति का मैदान बहुत बड़ा मैदान है, एक बहुत बड़ा पार्किंग लॉट है, इसको बगल में पार्क कर दीजिए और संगठन चलाने के बुनियादी नियमों का पालन करके अपने संगठन का कील कांटा दुरुस्त कीजिए। फिर देखिए कि ये जो आलोचनाएं वगैरह हो रही हैं, ये किसी काम की नहीं साबित होंगी। कांग्रेस बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ेगी। कांग्रेस के अंदर मैं ऐसा नहीं मानता हूं परिस्थिति इतनी बदल गई है कि कांग्रेस उसको समझ नहीं पा रही है, ऐसा कुछ नहीं है। ये जो बात हो रही है कि जो हिंदू वोटर का जहां तक सवाल है, अरे भाई, एक वोट अगर भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में पड़ता है तो एक वोट भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ भी पड़ता है, और सब जगह भारतीय जनता पार्टी को एक वोट भी नहीं मिलता है। कांग्रेस को जिन जिन चुनावों के अंदर पूर्ण बहुमत प्राप्त हुआ है, हर चुनाव में कांग्रेस के वोट भाजपा को पूर्ण बहुमत, नरेंद्र मोदी को जो 2 चुनावों में पूर्ण बहुमत प्राप्त हुआ है, उससे काफी ज्यादा रहे हैं। कांग्रेस उससे कहीं ज्यादा वोटों की गोलबंदी करती रही है अपने पक्ष में, लेकिन कांग्रेस अपने संगठन को ठीक से नहीं चला रही है, यही उसकी बुनियादी समस्या है। ठीक, तो ये कांग्रेस को खुद को अंदर देखना होगा, बाकी सारे एक्सटर्नल फैक्टर जो है वो होते रहेंगे, लेकिन सबसे पहले अंदर झांक के अपनी चीजों को दुरुस्त करना होगा। हर्षवर्धन त्रिपाठी, योर टर्न नाउ। देखिए विपिन जी, सबसे पहले तो मैं कहूंगा कि विनोद जी ने 2 बार कहा कि मैं उनसे ज्यादा कांग्रेस जान गया हूं, तो पता नहीं ये पीड़ा वाला था, दर्द था, दुख था, प्रेम वाला था सर, प्रेम वाला। और क्यों ऐसा था? प्रेम वाला। और अगर प्रेम वाला है तो मैं ये बता दूं कि मैं कतई विनोद जी से ज्यादा कांग्रेस नहीं जानता। विनोद जी बहुत अंदर कांग्रेस में घुसे हुए हैं। जब सरकार थी कांग्रेस की तब भी हम इनको सुनते रहे थे, इनका लिखा पढ़ते रहे थे, अभी भी सुनते हैं। और चूंकि ये संयोगवश उस दिन ही बहस में मुझसे इनकी भेंट होती है जिस दिन कांग्रेस पर चर्चा होती है। भाजपा पर चर्चा के समय ये मुझे सुनते हैं तो एक आध बार रहे हैं, तब कहते हैं कि अरे भाजपा के बारे में कैसे इतना जान रहा है, ये बुलाते ही नहीं मुझे भाजपा पे चर्चा पे। नहीं ठीक है, बुलाते ही नहीं भाई, ये तो विशेषाधिकार रखते हैं ये। मेरा तो है नहीं, हम भी आप ही की तरह आए हुए हैं, हम तो मेहमान जैसे। नहीं, मैं जानता हूँ। लेकिन एक बात जरूर है, एक बात बहुत जरूर है, नहीं मैं तो अपना महत्व समझता हूं सर, मैं तो महत्वपूर्ण हूं। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको समझना चाहिए, उसको ठीक करना चाहिए। एक बात मैं बहुत गंभीरता से कहूंगा कि कांग्रेस पार्टी हो या कोई पार्टी हो, जब 2013 में नरेंद्र मोदी अपनी ही पार्टी के बहुत दिग्गज नेता, और जब मैं बहुत दिग्गज कह रहा हूं तो कल्पना कीजिए कि आडवाणी जी के बिना पार्टी और एक गुजरात का मुख्यमंत्री वो चैलेंज करने आ गया। जब उस वक्त वो आए थे तो उस वक्त ऐसी कोई तैयार पिच नहीं थी। एक तो जब कोई ये कहता है ना, और विनोद जी ने कहा, मुझे तो बड़ा आश्चर्य हो रहा है, राजनीति को इतने लंबे समय से देखते समझते हैं, पिच कोई तैयार नहीं कर सकता है। अगर लोकतंत्र में आप ये कह रहे हैं कि ऐसी पिच तैयार कर दिया कि किसी की बॉलिंग इतनी अच्छी है कि बैटिंग दूसरी पार्टी कर ही नहीं पा रही है, तो फिर दोष वहीं आएगा। अगर ऐसा होता तो दुनिया में जो क्रिकेट के भी ऐसे टीमें थी जिनके पास बहुत अच्छे बॉलर थे, तेज बॉलर एकदम सीधे मारते थे, सर टूट जाता था, लेकिन उस पर भी छक्का मारने वाले खिलाड़ी आते हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि न तो पिच समझ रहे हैं, न बैटिंग के मूलभूत सिद्धांतों पर काम कर रहे हैं। और इस सब के बाद जहां जहां फील्डिंग करनी पड़ती है, तो हम लोग जब इलाहाबाद में रहते थे तो गली क्रिकेट खेलते थे, तो उसमें लोग कहते थे गड्ढा है, जब कैच छूट जाता था ना, तो गड्ढा फील्डरों के साथ कांग्रेस चल रही है और उसके सलाहकार भी इसी भूमिका में है। गड्ढा हो गए हैं सब, ये संकट है। चलिए, तो कांग्रेस में क्या चल रहा है, उसकी क्या प्रॉब्लम्स हैं,
आखिर कैसे ये प्रॉब्लम्स का कोई निदान मिलेगा भी कि नहीं मिलेगा, और क्योंकि हम ये सारी बातें करते हैं कि हाल में क्या होने वाला है, 11 राज्यों के चुनाव खड़े हैं सिर के ऊपर, 2024 में फिर से लोकसभा का चुनाव है और इन्हीं के लिए पार्टियां तैयारी करती हैं, तो क्या कांग्रेस की जो सारी प्रॉब्लम्स हैं वो इन चुनावों के पहले निपटती हुई नजर आएगी, या फिर कांग्रेस में जिस अंतर्कलह की आज हम बात कर रहे हैं, रीजन जो भी हो, जो हमने बहुत सारे अलग अलग रीजंस की बात करी, उनसे निपटने में उसे वक्त लगेगा। एक छोटा ब्रेक लेते हैं और फिर इस पर अपनी विवेचना को लेकर जाएंगे कि कांग्रेस जहां खड़ी है और उसे जहां जाना चाहिए या वो जहां जाने का सोचती है, वो फासला तय करने में उसे आखिर कितना वक्त लगेगा और क्या बड़े परिवर्तन उसे करने पड़ेंगे। छोटा ब्रेक, बातचीत जारी रहेगी। वेलकम बैक। आवाज अड्डा में आज बात हो रही है कांग्रेस की अंतःकलह के ऊपर कि कांग्रेस एज अ पार्टी इस वक्त कहां खड़ी है। आने वाले कुछ महीनों में और कुछ सालों में बड़े और महत्वपूर्ण चुनाव होने हैं, उसके लिए कांग्रेस कितनी तैयार है और कांग्रेस के अंदर क्या इस समय परिवर्तन का बड़ा दौर चल रहा है, और चल रहा है तो वो क्या दिशा होगी जिसमें परिवर्तन होने चाहिए, तो हम समझेंगे कि कांग्रेस सही दिशा में जा रही है। नहीं तो देश की जो सबसे पुरानी पार्टी है, ऐतिहासिक पार्टी, वो खुद इतिहास ना बने, ये पार्टी के मन में जरूर होगा। तो चलिए थोड़ी अब मौजूद बातें कर लेते हैं जो आज की तारीख में है। एनके सिंह साहब, अभी जो खासतौर पे अध्यक्ष पद के चुनाव की बात है वो भी गोल गोल घूमे जा रहा है। आपने नीचे ब्लॉक लेवल का चुनाव करा लिया, कमेटी लेवल का करा लिया, जिला स्तर का करा लिया, नतीजे अभी तक आए नहीं, फिर कोई फाइनल डेट नहीं है। असंतोष बढ़ेगा लोगों के अंदर, जो पार्टी के अंदर हो। यही कारण है कि हम कभी कोई इस्तीफा देख रहे हैं, कभी कोई बयान देख रहे हैं। एक निश्चित डेट तय करके, एक समय सीमा तय करके क्या अध्यक्ष नहीं चुन लेना चाहिए पार्टी को? पहला काम, ताकि उसकी एक दिशा मिले उसे। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, और ये चिंता बिल्कुल सभी की है। जो भी डेमोक्रेसी को तरजीह देते हैं, उससे प्यार करते हैं, वो जानते हैं कि कांग्रेस ऐसी पार्टी अगर इतने मतलब डिसऑर्गेनाइज तरीके से रहेगी तो एक डेमोक्रेसी के लिए खतरा बड़ा हो जाएगा। लेकिन तो मुश्किल ये है कि ना तो ये कोई लीडरशिप कौन है पता लगे, और फिर सिर्फ इतना ही नहीं कि आप अध्यक्ष बन जाए। आपका ये सवाल आधा रह जाएगा। मान लीजिए कल हो गया और अध्यक्ष बन गए, कोई राहुल गांधी बने, प्रियंका बनी, सोनिया बनी, जो भी बना, अगर वो कैडर और उसके बीच में कम्युनिकेशन गैप रहेगा जो कि मुतवातिर बना हुआ है, एक लंबे अरसे से हम देख रहे हैं, कांग्रेस की पॉलिसीज खराब नहीं थी। अगर आप देखें तो जो 2004 के बाद जो पॉलिसीज आई हैं, आज भी उसके प्रेजेंट रिजीम भी मुरीद है। मनरेगा का मुझे याद है कि पहले उसमें कहा था कि मोन्यूमेंटल फेलियर है ये वर्तमान प्रधानमंत्री ने, लेकिन आज मनरेगा 1 लाख करोड़ का हो गया है। तो कांग्रेस ने बहुत अच्छी स्कीम दी, एम्पावरमेंट की बहुत दी, एंटाइटलमेंट की बहुत सारी दी स्कीम, लेकिन कंड्यूट जो पॉलिटिकल कैडर होना चाहिए था, जो कंड्यूट के रूप में इन अच्छे कामों को लेके जाता है मासेस के पास, वो गैप है, वो है ही नहीं है। तो मेरे ख्याल से पहला तो ये है कि वो कैडर और कमिटमेंट के साथ कैडर, जो प्रतिबद्धता होती है, वो आएगी कैसे? मुश्किल ये है कि हमने अगर मान लीजिए यहाँ पे क्रिटिसाइज कर भी दिया कि भाई कांग्रेस में कुछ नहीं, कैडर वो है बिल्कुल सुस्त पड़ा हुआ है, तो पॉलिटिकल मैसेज देंगे क्या? जो अभी कहा गया कि भाई ऑर्गेनाइजेशन के बिना नहीं चल सकता, बिल्कुल सही है कि ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग कैडर बेस होना चाहिए, लेकिन इस समय जब तक आप पिच नहीं देखेंगे, वो हालांकि मैं क्रिकेट नहीं ज्यादा समझता हूं, लेकिन इतना जरूर मालूम है कि जो काउंटर वो है, प्रोसेस है, उसने डेमोक्रेसी के उन तमाम नॉर्म्स को बिल्कुल अलग से देखा है, अलग कर दिया है। लिहाजा अगर अपील कम्युनिटेरियन है, अगर एक कम्युनिटी, ब्रॉडर कम्युनिटी से अपील है, इमोशनल कार्ड खेले जा रहे हैं और उसमें डिमेगोगरी का जो टेक्स्ट बुक प्रिंसिपल है वो सारे अप्लाई किए जा रहे हैं, तो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी उसमें खड़ी नहीं हो पाई है। उसमें मासेस को सोचना पड़ेगा कि क्या वो मजबूत है, क्या वो सुकून बख्श ये गवर्नेंस है, और तब अपील मासेस को करनी पड़ेगी, फिर कैडर पे आना पड़ेगा। हम लोग बड़े आराम से कांग्रेस को क्रिटिसाइज कर सकते हैं, नेतृत्व को कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ इतने से चलेगा नहीं, क्योंकि जो इस समय रिजीम है और जो इस समय पॉलिटिकल मैसेजेस जा रहे हैं, वो डिमेगोगरी के एक अजीब सा वो, क्योंकि वर्ल्ड में शायद आने वाले दिनों में यूनिवर्सिटी में पढ़ाया जाएगा
कि ये था क्या, इमोशनल अपील है जिसमें लुम्पेनाइज्ड कैडर स्ट्रक्चर है जो कि कहीं किसी को लिंच कर सकता है, कुछ भी कर सकता है। ऐसे में आप कांग्रेस को खाली कह के दोष दे के आप देखिए किस तरह का जो है कि मैं आपसे आशीर्वाद चाहता हूं भ्रष्टाचार के लिए। अरे 8 साल से पहले भी आशीर्वाद दिया गया था। जी जी, भ्रष्टाचार कोई नया इशू है? तो मुझे लगता है कि जब आप कांग्रेस को क्रिटिसाइज करते हैं तो ये हाफ ट्रूथ है। कांग्रेस के बरक्स जब आप देखेंगे तब समझ में आएगा कि ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर खड़ा करने के लिए जो टूल्स चाहिए वो टूल्स ही बर्बाद हो चुके हैं। तो लिहाजा जब तक मासेस पे आप अपील नहीं करेंगे, मासेस की सोच नहीं बदलेगी, तब तक कोई पॉलिटिकल मास अपील जरूरी है, सही बात है। और फटाफट मैं अपने अगले सवाल ले लेता हूं। विनोद जी, अब क्या होना, जो बातें चल रही हैं वो तो ये भी हैं, अब कितनी सही कितनी गलत, लेकिन सोर्सेस पे कि सोनिया जी अध्यक्ष बन सकती है, उनके नीचे 2 उपाध्यक्ष हो सकते हैं, एक साउथ से हो सकता है, एक नॉर्थ से हो सकता है, ये एक सेटअप बन सकता है, या फिर ये भी हो सकता है कि कोई गांधी परिवार से ना बने, एक अलग से अध्यक्ष बना दिया जाए। उससे थोड़ा सा ये भी जाएगा कि वो जो भाई भतीजावाद वाली बात है वो वहां पार्टी की छवि के लिए एक तरीके की अलग चीज है कि चलो हमने वो नहीं किया। लेकिन बेस्ट क्या होगा कांग्रेस के लिए? जो क्रिटिसिज्म हो रहा है वो अपनी जगह, लेकिन पार्टी के लिए और इन टर्म्स डेमोक्रेसी के पॉइंट ऑफ व्यू से वो क्या बेस्ट होगा? विपिन, तुम ना मुझे इंस्पायर नहीं कर रहे, तुम मुझसे वही पुराने सवाल पूछ रहे हो और मैं तुमको एक जवाब देता हूं जी। और आज मैं जोवियल मूड में हूं और मैं आई वांट टू मेक अ लाइट कमेंट। देखिए, इयान चैपल, क्रिकेट की इमेजरी ही आगे लेके चलते हैं। इयान चैपल एक बहुत ही बेहतरीन क्रिकेटर था और उसके बाद एक बहुत ही ब्लंट कमेंटेटर था क्रिकेट पे। जी। उसने एक बार राहुल द्रविड़ को कहा था दैट ही शुड नो दैट क्रिकेट इज अबाउट स्कोरिंग रन्स एंड टेकिंग विकेट्स। राहुल द्रविड़, जिसको हम द वॉल बोलते हैं, जिसको दीवार बोलते हैं, उसने स्टीव वॉ को बोला था कि ही इज अ सेल्फिश क्रिकेटर, अपनी ऑस्ट्रेलियन टीम के नए कैप्टन को। शायद ये कुछ हद तक राहुल गांधी पे अप्लाई करता है, दैट ही शुड नो कि पॉलिटिक्स में जीतना, इलेक्शन जीतना इंपॉर्टेंट है और पॉलिटिक्स में अपने बियॉन्ड देखना भी इंपॉर्टेंट है। और ये जो पॉलिटिक्स में अपने बियॉन्ड देखना भी इंपॉर्टेंट है, बहुत से और नेताओं पे लागू होता है जो मैं समझता हूं राहुल गांधी के मुकाबले अपने से प्यार कहीं ज्यादा करते हैं। हम यहां कोई नाम नहीं ले रहे, हम एक जॉनरिक डिस्कशन, जैसे मैंने कहा था, शुरू से कर रहे हैं। यह बात सच है कि कांग्रेस रिक्वायर्स टू चेंज इट्स वेज। कांग्रेस को एक व्यक्तित्व परिवर्तन की जरूरत है जो कि आज की बदली हुई राजनीतिक इकोलॉजी के साथ एट पीस है। और यह बदली हुई राजनीतिक इकोलॉजी जो है ये एक्चुअली बड़ी डेंजरस है, क्योंकि ये हमारे भारत की जड़ों को काट रही है आहिस्ता आहिस्ता। और सारी डिबेट जो है वो इस बात पे केंद्रित हो रही है कि कौन इलेक्शन जीत रहा है और कौन हार रहा है। इस बात पे डिबेट नहीं होती कि कौन किस तरह से इलेक्शन जीत रहा है जी, और कौन किस तरह से हराया जा रहा है। और ऐसा लगता है कि अगर कांग्रेस हराई जा रही है तो जिस तरह से वो इनर्ट है और जिस तरह से वो तत्पर नहीं है, तो लग रहा है कि बैठी हुई है हारने के लिए। जी जी, इस ऑप्टिक्स को बदलने की जरूरत है कांग्रेस पार्टी को। ठीक। और ये कांग्रेस पार्टी, देखिए फिर आप उत्तेजित हो जाते हैं जब मैं बोलता हूं। नहीं सर, समय मेरे पास थोड़ा कम रह गया, मैंने तो सिर्फ ठीक है बोला। 6 मिनट है मेरे पास, 2 सवाल और अच्छा, मैं बस 10 सेकंड में मैं खत्म कर रहा हूं कि मैं ये कहना चाहता हूं कि कांग्रेस पे बहुत सा क्रिटिसिज्म जो है वो सही है, लेकिन बहुत सा क्रिटिसिज्म अनुचित भी है और पार्टीसन भी है और वन साइडेड भी है, क्योंकि और पार्टीज में भी बहुत ऐसा कुछ हो रहा है। आप अंदरूनी लोकतंत्र की बात करते हैं पॉलिटिकल पार्टीज में, किस पार्टी में अंदरूनी लोकतंत्र है? मुझे नाम गिना दीजिए लेफ्ट को छोड़कर, जहां पर इलेक्शन होते हैं लगातार और जहां पर जनरल सेक्रेटरी को सेंट्रल कमेटी कहती है कि तुम अगर रिजाइन करना चाहते हो तो अगली मीटिंग में एजेंडा पे लाना, हम कंसिडर करेंगे। जब वो धमकी देता है कि मैं रिजाइन कर दूंगा अगर आप मेरी बात नहीं मानेंगे तो। किसी और पार्टी में अंदरूनी लोकतंत्र नहीं है जनाब। तो अगर हमको पॉलिटिक्स ठीक करनी है तो हर पार्टी को
देखना पड़ेगा, उसको मैग्नीफाइंग क्लास के नीचे रखना पड़ेगा, भले वो जीत रही हो या हार रही हो। पॉइंट अभय साहब, सर कह रहे हैं कि ऑप्टिक्स बदलने होंगे कांग्रेस को, क्या बदलना होगा? भाई मैं तो शर्मा जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, ऑप्टिक्स बदलने होंगे, लेकिन ऑप्टिक्स भी कैसे बदलेगा? कोई भी राजनीतिक संगठन केंद्रीय नेतृत्व की मजबूती के इर्द गिर्द चलता है, इसके अलावा और कोई मानक नहीं है मेरी निगाह में। सबसे बड़ी कसौटी यह है कि उसका केंद्रीय नेतृत्व मजबूत हो, तभी वो पार्टी के भीतर तय करता है कि किस हद तक पार्टी के भीतर लोकतंत्र रहेगा, ब्लॉक लेवल पे किस प्रकार की लीडरशिप रहेगी, जिला लेवल पे किस तरह की लीडरशिप रहेगी, प्रांतों में किस तरह का नेतृत्व होगा, मुख्यमंत्रियों के साथ में आला कमान के संबंध कैसे होंगे, ये सब तभी तय होता है जब केंद्रीय नेतृत्व ही इन बातों को तय करने के लिए तैयार नहीं है, जब चेन ऑफ कमांड ही स्पष्ट नहीं है, तो कांग्रेस ऑप्टिक्स बदल ही कैसे पाएगी? ऑप्टिक्स बदलने के लिए सबसे पहले जरूरी है कि कांग्रेस का केंद्र मजबूत हो। देश, राष्ट्र, सभ्यताएं, संस्कृतियां बिना केंद्र के नहीं चलती हैं। अगर केंद्र ठीक नहीं होता है तो सब बिखर जाता है। लोकतंत्र भी केंद्र के जरिए ही संसाधित होता है और सक्रिय होता है। जी ठीक है, तो हर्ष जी आखिरी सवाल आपसे कि जैसा अभी विनोद जी भी कह रहे थे कि पॉलिटिक्स नॉट अबाउट विनिंग इलेक्शन, ऐसा नहीं कि सिर्फ आपको चुनाव ही जीतने हैं। तो कांग्रेस चुनाव जीते ना जीते, आज की तारीख में अगर हम खड़े हैं देख रहे हैं कि विपक्ष की भूमिका में, लेकिन विपक्ष में भी आपको लोकतंत्र के अंदर एक ऐसी पार्टी चाहिए जिसकी एक साफ स्पष्ट विचारधारा हो, एक मजबूत संगठन हो और एक स्ट्रांग लीडरशिप हो। कांग्रेस क्या वहां खड़ी दिखती है, और नहीं दिखती है तो वो क्या करे? देखिए विपिन जी, सबसे पहली लाइन में ये कि कांग्रेस की अभी भी सबसे बड़ी ताकत क्या है, जिसका जिक्र कम होता है, और कांग्रेस को बहुत जानने वाले भी उसका जिक्र कम करते हैं। और वो ताकत कांग्रेस की सबसे बड़ी ये है कि आज भी जब एक धुरी बनाने की बात होगी भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, तो अरविंद केजरीवाल कितने भी बड़े नेता हो जाएं, ममता बनर्जी का ऑरा कितना भी बड़ा हो जाए, नीतीश कुमार अचानक सबसे बड़े हो जाएं, शरद पवार बीच बीच में 5 सांसद होने के बावजूद प्रधानमंत्री पद की महत्वाकांक्षा पाले, लेकिन सबको कांग्रेस जरूर चाहिए। बिना कांग्रेस के कोई भी भाजपा के खिलाफ प्रधानमंत्री की कुर्सी की तरफ देख नहीं सकता। ये कांग्रेस की सबसे बड़ी ताकत है। अब इसको अगर कांग्रेस समझ पाए तो शायद उस रास्ते पर वो चल सकती है। और दूसरी जो सबसे बड़ी बात है कि जब हम कहते हैं कि चुनाव जीतना राजनीति नहीं होता है, लोकतंत्र में चुनाव जीतना राजनीति नहीं होता है, ये बड़ा प्लेन वनीला स्टेटमेंट है। अरे भाई, जवाहरलाल नेहरू को क्यों हम लोग इतना सम्मान के साथ देखते हैं? देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, वो तो संयोग था, गांधी जी के पसंद थे इसलिए बने। लेकिन उसके आगे की बात क्या है? उन्होंने चुनाव जीता, चुनाव जीतकर उनके लिए गए फैसलों के आधार पर कांग्रेस पार्टी की बात होती है। फिर इंदिरा गांधी, क्यों? इंदिरा गांधी चुनाव जीतती थी। और मैं फिर कह रहा हूं, बड़े वरिष्ठ लोगों के साथ मैं बैठा हुआ, मैंने जब पत्रकारिता शुरू की थी तो मैं एनके सिंह जी को तो देखता था, जाहिर है उस वक्त विनोद जी को नहीं पढ़ता था क्योंकि अंग्रेजी में पढ़ा नहीं, अंग्रेजी अखबारों में था नहीं। लेकिन ये जरूर तय है कि हम किसी के सरकार में आने से धारणा बनाते थे, आज हम उल्टी धारणा कैसे बनाने लगे? तब कांग्रेस पार्टी को कितनी बार इंदिरा गांधी ने तोड़ा, तब कितने राज्यों में पूरी की पूरी पार्टी पलट दी। ये आज जो आप लोग कह रहे हैं कि 1 विधायक, 2 विधायक, 4 विधायक पे, अभी अगर इन लोगों से पूछिए तो बड़ी अच्छी बात बताएंगे, एनके सिंह जी बताएंगे, विनोद जी बताएंगे, अभय जी बताएंगे कि इंदिरा गांधी ने क्या क्या किया। और लोकतंत्र में चुनाव जनता के जरिए जीतना ये सबसे महत्वपूर्ण होता है। निश्चित तौर पर यही एकमात्र नहीं होता, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण होता है। ठीक है, चलिए, तो कुल मिला के जो चर्चा का सार है, मुझे लग रहा है जो शायद सारे पैनलिस्ट एक मत है और अलग अलग अंदाज में उस बात को कह रहे हैं कि कांग्रेस को इस वक्त आमूलचूल जो शब्द है हिंदी के अंदर, उस तरह के परिवर्तन की जरूरत है। इरिस्पेक्टिव ऑफ एनी अदर थिंग, उन्हें पहले अंदर देखना है, अंदर से एक एक मोती को जो भी है पिरोना है धागे के अंदर, और वहां एक स्ट्रीमलाइनिंग दिखेगी, वहां एक विचारों की एकमतता दिखेगी, और जहां पर एक संगठन नजर आएगा, जहां पर विचारधारा नजर आएगी और जहां पर नेतृत्व नजर आएगा, तो शायद जनता भी उस तरफ देखती हुई नजर आएगी। आप सभी का आज की इस चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत शुक्रिया। नमस्कार।